करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जून सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करेंगे। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के थ्रू जून सेकंड वीक के सभी करंट अफेयर्स अपने कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who has been appointed by the United Nations Secretary General Antonio Guterres as his envoy on technology? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा प्रौद्योगिकी पर अपने दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अमनदीप सिंह गिल। आपको जानना चाहिए कि जो अमनदीप सिंह गिल हैं ये इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव यानी कि IDAIR प्रोजेक्ट इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और अब इन्हें जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने अपना एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी नियुक्त किया है। अच्छा, कुछ ऐसे भारतीय रहे हाल ही के दिनों में या इंडियन ओरिजिन रहे हो या फिर पूरी तरह से भारत के ही रहे हों, जिन्हें अलग अलग कमेटी में या फिर किसी संस्था में अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उनको देख लेते हैं। 3 महत्वपूर्ण हैं जो हमने पढ़े। एक तो ये कि इंडियन इकोनॉमिस्ट जयति घोष, इन्हें UN एडवाइजरी बोर्ड ऑन मल्टीलैटरिज्म में अपॉइंट किया गया है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अरुणभा घोष, इन्हें यूनाइटेड नेशंस चीफ द्वारा हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट जीरो एमिशंस कमिटमेंट्स इसमें अपॉइंट किया गया। और तीसरा महत्वपूर्ण हमने ये पढ़ा कि इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन शेख, इन्हें WTO की जो कमिटी है ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड इसका अध्यक्ष चुना गया है। तो ये तीनों हमने MCQ फॉर्मेट में भी किए हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। Which country became the first Asian country to legalize the growing of marijuana and its consumption in food and drinks? कौन सा देश marijuana को वैध करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, थाईलैंड। तो थाईलैंड ने marijuana और इसके फूड एंड ड्रिंक्स में कंजम्पशन को लीगलाइज कर दिया है और ऐसा करने वाली ये पहली एशियन कंट्री बन गई है। लेकिन जो marijuana है उसकी स्मोकिंग करना अभी भी जो है गैर कानूनी है, केवल जो फूड और ड्रिंक्स में इसका कंजम्पशन अलाउ किया गया है। आपको जानना चाहिए थाईलैंड के बारे में, इसकी कैपिटल बैंकॉक है और करेंसी है यहाँ की थाई बैट। It is one of the oldest private sector banks in the country to receive the note from the Securities and Exchange Board of India for its proposed initial public offering. Name the bank. यह देश के सबसे पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है जिसे अपनी प्रस्तावित प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से मंजूरी मिली है। बैंक का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तो देखिए, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारे देश में, तो इसे सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से अपना IPO लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है। बाकी आपको जानना चाहिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इसका हेडक्वार्टर्स थूथुकुडी तमिलनाडु में है। इसके CEO KV रामा मूर्ति हैं। इसकी स्थापना 11 मई 1921 को हुई थी और इसकी टैगलाइन है बी अ स्टेप अहेड ऑफ लाइफ। IPO के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है कि आइए आप भी हिस्सेदारी लीजिए, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये मैंने बिल्कुल एक सीमित शब्दों में आपको बताया है, पहले ही मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है। तो क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले 2-3 साल से, बिल्कुल भरमार देखी गई है IPOs की, तो इसलिए आपके लिए इसको जानना महत्वपूर्ण है। अपने आप से भी आप इसकी स्टडी कीजिएगा। Fitch Ratings revised India's sovereign rating to stable from negative after 2 years. Fitch Ratings is a dual headquartered in New York and which city? पूछ रहे हैं कि Fitch Ratings ने 2 साल बाद भारत की सोवरेन रेटिंग को संशोधित कर नकारात्मक से स्थिर कर दिया है। Fitch Rating के मुख्यालय न्यूयॉर्क और किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, लंदन। तो
तो देखिए फिच रेटिंग्स ने जो भारत की सॉवरेन रेटिंग है उसको 2 साल बाद लगभग जून 2020 के बाद से अब तक निगेटिव थी, अब उसको स्टेबल कर दिया है। किसने? फिच रेटिंग की हम बात कर रहे हैं। हालांकि जो रेटिंग है उसने अभी भी BBB नेगेटिव ही रखी हुई है। आपको जानना चाहिए कि जो फिच रेटिंग्स है इसने अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक जो भारत की ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 7.8% कर दिया है, जबकि मार्च में इसने 8.5% कहा था। फिच रेटिंग ये अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और देखिए बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी बोली जाती हैं? एक तो मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड फिच रेटिंग, ये तीनों ही कहलाती हैं बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। और जो ये फिच रेटिंग है इसके 2 जगह हेडक्वार्टर हैं, न्यूयॉर्क में और लंदन में। तो ये मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। The World of Work Summit, where Union Minister for Labour and Employment भूपेंद्र यादव participated, held in which city? वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट जिसमें केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया, किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जेनेवा। तो 110वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और उसी के साइडलाइन में यानी कि उसी के साथ साथ वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट ऑर्गेनाइज की गई है ILO के द्वारा। और कहाँ पर हुई है? जेनेवा में है। तो यहाँ पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने भी इस हाई लेवल पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है। और इस डिस्कशन का थीम रहा टैकलिंग मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस, प्रमोटिंग ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी एंड रेजिलियंस। बाकी हमने ये पढ़ा था कि WTO की जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ये भी जेनेवा में हो रही है। तो दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों ही जेनेवा में हो रही है। WTO की है, ये ILO की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैंडेड ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स टू विच कंट्री? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 हाई स्पीड गार्ड बोट किस देश को सौंपी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, वियतनाम। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये वियतनाम के दौरे पर रहे और इन्होंने 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स वियतनाम को सौंपती हैं। आपको बता दें इन 12 में से 5 तो भारत ने बनाई हैं, बाकी की 7 यहीं के जो वियतनाम का होंग हा शिपयार्ड है यहाँ पर बनी है। तो देखिए भारत ने यहाँ पर वियतनाम को डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट दी हुई है $100 मिलियन की। मैंने आपको कई बार बताया कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो उसी के तहत जो 5 बोट्स हैं ये भारत की ओर से L&T ने बनाई है, L&T शिपयार्ड ने, और बाकी की जो 7 है ये होंग हा शिपयार्ड द्वारा बनाई गई हैं। बाकी आपको जानना चाहिए इंडिया और वियतनाम ने एक विजन डॉक्यूमेंट भी साइन किया है डिफेंस से संबंधित कि हम 2030 तक अपने जो डिफेंस टाइज हैं उसको और बढ़ाएंगे। साथ ही लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट भी इन्होंने साइन किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। बाकी वियतनाम के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल हनोई है, करेंसी है वियतनामीज डोंग। PM नरेंद्र मोदी inaugurated the headquarters of the Indian National Space Promotion and Authorization Center at which place? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, भोपाल। तो देखिए कंफ्यूजिंग है, एक भोपाल है एक भोपाल है, तो दोनों में अंतर है, ये आप याद रखें। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसे आप इन स्पेस कहते हैं, इसको गुजरात के अहमदाबाद के भोपाल में इनोग्रेट किया है, इसके हेडक्वार्टर्स को। आपको बता दें इन स्पेस इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है ये जून 2020 में अनाउंस की गई थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं, और ये इसरो और जो प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स हैं, स्पेस स्टार्टअप्स हैं, उनके बीच में एक लिंक की तरह कार्य करेगा। तो मतलब एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को जो स्पेस में लाने के लिए एक तरह से ये इंस्टीट्यूट डेवलप किया गया है, इन स्पेस। बाकी इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका है, ये आपको जानना चाहिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने AM नायक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसको भी नवसारी गुजरात में इनोग्रेट किया है। तो दोनों ही गुजरात से संबंधित हैं इस न्यूज़, इसलिए एक साथ मैंने क्लब कर दिया। 20th मीटिंग ऑफ द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप हेल्ड इन न्यू दिल्ली। द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच इनिशिएटिव? तो देखिए नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 20वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है।
आपको बताना है कि जो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है ये किस पहल के तहत जो है इसका गठन किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा पीएम गति शक्ति। देखिए इस तरह क्वेश्चंस की भी आपको आदत डालनी चाहिए, थोड़े घुमा फिरा कर जो आते हैं। क्वेश्चन केवल ये भी बन सकता था कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 20वीं बैठक कहाँ पर हुई, या फिर नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की नई दिल्ली में कौन सी बैठक हुई, 20वीं, 15वीं, 17वीं, ऐसे ही पूछा था। लेकिन आपको ये जानना चाहिए इसके और डीप में क्या चीज़ है, ये किस कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जिसके तहत इसका गठन किया गया नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का। तो सही आंसर ऑप्शन सी है पीएम गति शक्ति। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है पीएम गति शक्ति, इसके बारे में भी आपको देखिए कुछ टर्म तो ऐसी होती हैं कि जो बार बार या तो प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकलती रहती हैं या फिर न्यूज़ में रहती हैं, है ना। तो ये आपको ज़रूर जाननी चाहिए, जैसे पीएम गति शक्ति हो गया, और कई सारी हैं। मेक इन इंडिया तो शुरू से ही चलता आ रहा है और वो आज भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी यूपीपीसीएस का पेपर हुआ है, उसमें मेक इन इंडिया पर क्वेश्चन आया हुआ था। तो मेकिंग इन इंडिया हो गया और अटल पेंशन योजना हो गया, इनसे आज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है, ये 4-5 स्कीम है इस तरह की। तो देखिए नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 20वीं मीटिंग ये न्यू दिल्ली उद्योग भवन में हुई है, और इसको चेयर कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए जो ये आपका DPIIT है, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो इसकी लॉजिस्टिक्स डिवीजन के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा अध्यक्षता इसकी की जाती है। तो यहाँ पर कौन है, ये अमृतलाल मीना। तो आपको जानना चाहिए जो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है इसको पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। और पीएम गति शक्ति किससे संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से संबंधित है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है अच्छी प्लानिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और अच्छे से जो है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल सके, उससे संबंधित है पीएम गति शक्ति। तो इसमें क्या होगा, जो ये नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं यहाँ पर चर्चा करेंगे, है ना, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की जाए उसी बारे में। तो 8 इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें शामिल है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप में। बाकी जो 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज़ हैं वे सभी इसमें गति संचार पोर्टल पर भी इंटीग्रेट कर दी गई हैं। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी ऑन क्रिमिनल मैटर्स टू हेल्प बोथ कंट्रीज इन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स। भारत और किस देश ने आपराधिक मामलों पर आपसी कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि दोनों देशों को अपराधों की जांच और अभियोजन में मदद मिल सके। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा पोलैंड। तो भारत और पोलैंड ने एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी ऑन क्रिमिनल मैटर्स यानी कि MLAT इसको साइन किया है, जिसके तहत दोनों ही कंट्रीज जो इन्वेस्टिगेशन है और क्राइम की जो प्रोसिक्यूशन है उसमें इन दोनों को सहायता मिलेगी। बाकी आपको जानना चाहिए कि पोलैंड 45वीं कंट्री बन गया है जिसके साथ भारत ने ये MLAT साइन किया है। बाकी पोलैंड के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल वार्सो है और करेंसी है पॉलिश ज़्लोटी। एज पर द UN, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमीज फॉर FDI इन 2021। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2021 में FDI के लिए शीर्ष 10 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 7th। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस के अनुसार भारत में जो FDI है उसमें डिक्लाइन देखा गया है, कमी देखी गई है। कितने की, 19 मिलियन US की कमी देखी गई है। और 2021 में कितना FDI मिला भारत को, $45 का, ऐसा कहा है UN ने। पर फिर भी भारत जो है जो टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमीज हैं जिनको FDI मिला है सबसे ज़्यादा, उनमें शामिल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा बताया गया है 2020 में भारत ने $64 बिलियन की FDI प्राप्त हुई थी, लेकिन 2021 में घटकर $45 बिलियन की हो गई है, ऐसा कह रहा है यूनाइटेड नेशन। और भारत टॉप 10 में किस पोजीशन पर है, 7th पोजीशन पर है इस मामले में। बाकी US, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा और ब्राज़ील ये स्टार्टिंग की कंट्रीज हैं। फंडिंग अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम ऑफ DRDO इनहांस्ड टू हाउ मच करोड़ रुपीस पर प्रोजेक्ट फ्रॉम ₹10 करोड़। DRDO की प्रौद्योगिकी विकास नीति योजना के तहत अनुदान को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर प्रति परियोजना कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 50 करोड़ रुपीस। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है TDF,
तो इसके तहत जो फंडिंग है उसको बढ़ा दिया है। तो 10 करोड़ रुपए से अब 50 करोड़ पर प्रोजेक्ट यहाँ पर कर दिया गया है। आपको जानना चाहिए जो ये TDF स्कीम है यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है, इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद भी ये है कि जो मतलब इंडिजिनसली डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं या हथियार हैं ये सभी बनाए जाएं, मतलब यानी कि भारत में ही इनका प्रोडक्शन हो, उसको बढ़ावा देना है। तो जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी 90% तक भारत जो है उसमें अपना या तो इंसेंटिव देगी या फिर किसी भी तरह से लोन वगैरह या फिर सहायता उसमें प्रोवाइड कराएगी। यदि कोई भी MSME इस तरह की अपना कोई यूनिट ओपन करता है उसके लिए डिफेंस से संबंधित, जहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट बन सके। आपको जानना चाहिए कि जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बजट है इस बार 2022-23 में, उसका 25% केवल प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। ठीक है, तो प्राइवेट इंडस्ट्री को यहाँ पर लाना चाहते हैं, स्पेस में भी और डिफेंस में भी। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल विच हैज़ अप्रूव्ड procurement of military equipment worth rupees 76,390 crore is headed by who among the following? रक्षा अधिग्रहण परिषद जिसने 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, डिफेंस मिनिस्टर। तो आज के करंट अफेयर्स में राजनाथ सिंह जी छाए हुए हैं। तो देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 76,390 करोड़ रुपए के मिलिट्री इक्विपमेंट एंड प्लेटफॉर्म्स प्रोक्योर करने की जो है मंजूरी दे दी है। किससे? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से। आपको जानना चाहिए जो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इसको हेड कौन करते हैं? डिफेंस मिनिस्टर, जो कि फिलहाल राजनाथ सिंह है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अध्यक्षता कौन करते हैं, और इसमें कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है। आपको जानना चाहिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और Su-30 Mark 1 एरो इंजन्स, ठीक है, इसका भी जो प्रपोजल अप्रूव कर दिया है, इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा। Which of the following has been selected to construct the upcoming Noida International Airport at Greater Noida's जेवर? ग्रेटर नोएडा के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, टाटा प्रोजेक्ट्स। तो देखिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये जो अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ग्रेटर नोएडा के जेवर में, इसको कंस्ट्रक्ट करेगा। ऐसा कहा है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने। आपको जानना चाहिए टाटा ग्रुप की जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन आर्म है टाटा प्रोजेक्ट, ये डेवलप करेगा इस एयरपोर्ट का जो भी टर्मिनल है, रनवे है, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, यूटिलिटीज़, लैंड साइड फैसिलिटीज़, ये सब टाटा प्रोजेक्ट बनाएगा। आपको जानना चाहिए कि बात करिए हमने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की, तो ये क्या है? ये एक जो स्विस डेवलपर है ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG, इसकी 100% सब्सिडरी है, और इसी ने 2019 में इंडिया का जो ये लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, ये जेवर एयरपोर्ट, ये इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा, ठीक है, इसकी बिड जीती थी। इसको बनाने की बिड 2019 में जीती थी, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं क्रिस्टोफ सेरिलमैन। अच्छा, साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये ग्रीनफील्ड फैसिलिटी है ये दिल्ली से 70 किलोमीटर के आसपास है और 1334 हेक्टेयर में फैली है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है, जो कि पर एनम अपने फर्स्ट फेज में 12 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी रखेगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जो ये जेवर एयरपोर्ट है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र इन विच स्टेट? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आंध्र प्रदेश। तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कंदुकुर, इसमें यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र इनॉग्रेट की है। The Ministry of Civil Aviation, Government of India, in collaboration with Government of each state, organized a conference on promotion of civil aviation sector. नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार ने किस राज्य की सरकार के सहयोग से नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बिहार। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने
बिहार गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और जो आपका ये फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके साथ मिलकर बिहार में एक कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सिविल एविएशन सेक्टर, इसको ऑर्गेनाइज किया है। As per the QS World University Rankings 2022, which university has now become the top Indian university? QS World University Ranking 2022 के अनुसार कौन सा विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ISC बेंगलोर। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन में काम आ जाते हैं। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से है। तो देखिए QS ने अपनी जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 रिलीज कर दी है और ये इसका 19th एडिशन रहा है और इसमें 41 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने जगह पाई है, जिनमें कि 12 ने तो अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है, 12 स्टेबल रही हैं, 10 ने डिक्लाइन देखा है यानी कि घटी है उनकी रैंकिंग, और 7 इसमें नई एंट्री आई हैं, 7 नई यूनिवर्सिटीज़ में जुड़ी हैं भारत की ओर से। बाकी आपको जानना चाहिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है यानी कि ISC बेंगलोर, इसकी 155वीं रैंक है और भारत में इसने टॉप किया है, यानी कि भारत में सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी यही है। उसके बाद IIT बॉम्बे है 172वीं रैंक पर, ओवरऑल बात कर रहे हैं हम, और यानी कि पूरे वर्ल्ड में। और तीसरे नंबर पर भारत में अगर बात करें तो दिल्ली है, ओवरऑल इसकी रैंक है 174th। बाकी जो फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है वो भी ISC बेंगलोर ही इन्होंने बताई है। और ग्लोबल लेवल पर यदि हम नंबर 1 की बात करें कौन सी यूनिवर्सिटी है तो यह है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लगातार 11वीं बार ये टॉप पर रही है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और फिर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। लोकतंत्र के स्वर एंड रिपब्लिकन एथिक्स आर द सिलेक्टेड स्पीसीज ऑफ विच इंडियन पर्सनैलिटी? लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, रामनाथ कोविंद। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने लोकतंत्र के स्वर एंड रिपब्लिकन एथिक्स इन दोनों ही पुस्तक का 4th वॉल्यूम रिलीज किया है। आपको जानना चाहिए जो ये लोकतंत्र के स्वर एंड रिपब्लिकन एथिक्स, ये दोनों ही पुस्तक में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, इनकी कुछ चुनिंदा जो भाषण हैं, जो स्पीचेज हैं, माफ़ कीजिएगा, जो स्पीचेज हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। Which state has launched a skilling program called Nalaya Thiran यानी कि टुमारोज एबिलिटी फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स? किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालाया थिरन कल की क्षमता नामक एक कौशल कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट लगभग 50,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डोमेन्स में स्किल प्रोवाइड कराएगी ताकि जो कंपनीज हैं उनको एक अच्छा स्किल वर्कफोर्स प्राप्त हो सके। और इसी के लिए जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है नलाया थिरन यानी कि टुमारोज एबिलिटी। और ये प्रोजेक्ट जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, इनकी एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसका नाम है नान मधुलवम आई एम द फर्स्ट। तो इसके अंतर्गत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। बाकी आप जानते हैं तमिलनाडु के बारे में, कैपिटल चेन्नई है, चीफ मिनिस्टर इसके MK स्टालिन है, यहाँ पर के है MK स्टालिन है, और गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि यानी कि RN रवि। अच्छा, तमिलनाडु से संबंधित हमने 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हाल ही में देखे थे, जल्दी से देख लेते हैं। एक तो जो यहाँ के CM है स्टालिन, इन्होंने कलाई कनरीन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया है। साथ ही तमिलनाडु के CM ने हाल ही में एक लग्जरी क्रूज लाइनर चेन्नई पोर्ट से हरी झंडी दिखाई, इसका नाम है एम्प्रेस। और हमने देखा कि नंजरायन टैंक, ये तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु के, इसको राज्य की 17th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। तो इस तरह की स्कीम्स ये तो आपको पता चल जाती हैं ऑप्शन में कि किसी साउथ इंडियन स्टेट से हैं, जैसे आप ये देखें नलाया थिरन या फिर कलाई कनरीन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर कोई नॉर्थ के राज्य हैं और उनके साथ कोई एक स्टेट का राज्य है तब तो आप इजीली ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर चारों ही ऑप्शन इस तरह से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखेंगे, इन स्कीम्स के बारे में आगे बढ़ेंगे। द RBI raised the limit for auto debit done through cards and UPI to how much amount?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट की सीमा कितनी राशि तक बढ़ा दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिकरिंग ट्रांजैक्शंस होती है, रिकरिंग ट्रांजैक्शन का मतलब आप समझते हैं, कभी कभी हम ऑटो डेबिट पर लगा देते हैं ना, जैसे कोई बिल हमें हर महीने पे करना है तो वो अपने आप ऑटो कट हो जाता है वहाँ से, लेकिन उसके लिए भी आपको एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि OTP इसका एग्जाम्पल है एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। तो अब 15,000 रुपये तक की यदि आप पेमेंट दे रहे हैं तो आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि पहले लिमिट कितनी थी? 5,000 रुपीज़ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ हाइक द लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ रिकरिंग ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेड सेंस एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ये मैंने वर्ड आपको एक बार जो हम इंग्लिश के वर्ड डिस्कस करते हैं उनमें बताया था। सेंस, सेंस का मतलब होता है विदाउट, अगर आप इसके बदले यहाँ पर विदाउट लिख देंगे तो भी मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, तो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना, विदाउट सेंस, जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो 15,000 रुपये तक की जा सकती हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो UPI है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसके साथ क्रेडिट कार्ड्स को लिंक करने की भी अनुमति दे दी है, क्योंकि अभी तक तो पे नाउ की फैसिलिटी है यहाँ पर, जिसमें कि कस्टमर के बैंक अकाउंट से जो है मनी डिडक्ट हो जाती है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, और फिलहाल UPI केवल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जो यूज़र्स हैं उनके डेबिट कार्ड्स को लिंक करके ही करता है। तो अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स भी लिंक किए जा सकेंगे। OECD हैज़ स्लैश्ड फिजिकल ईयर 23 ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया टू व्हाट %? OECD ने भारत के लिए फिजिकल ईयर 23 के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 6.9%। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने फिजिकल ईयर 23 यानी कि 2022-23 के लिए जो भारत की ग्रोथ है, GDP फोरकास्ट है, वो 6.9% कहा है, पहले 8.1% बताया था। तो ये जो RBI ने जो अपनी फोरकास्ट बताई है 7.2%, उससे भी काफ़ी कम है। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत की जो GDP है 2021-22 में 8.7% से ग्रो की है। OECD के बारे में आपको जानना चाहिए, हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है, और इसमें कितने मेंबर कंट्रीज है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए 38 मेंबर कंट्रीज हैं। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022? विश्व रक्तदाता दिवस 2022 जो कि 14 जून को मनाया जा रहा है, इसके लिए विषय क्या है, थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ब्लड डोनेशन इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये 14 जून को मनाया जाता है, और इस बार 2022 में मैक्सिको द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है। आपको जानना चाहिए 14 जून को ही वर्ल्ड ब्लड डोनर डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है नोबेल प्राइज विजेता कार्ल लैंडस्टीनर की। अब जो ये कार्ल रहे, इन्हें आपको बता दें 14 जून 1868 को इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है हेल्थ साइंस में बाय डिस्कवरिंग द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। और थीम क्या है? डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे PCS लेवल के एग्ज़ाम हो गए, या फिर जिनमें वैसे ऑप्शंस आते हैं, इस तरह के ऑप्शंस जिनमें रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको नहीं आता, उसमें कोई आइडिया ही नहीं है, या फिर आप बहुत कम अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और आपको पता है कि इतने अटैम्प्ट्स मेरा काम नहीं चलेगा, तो उसके बाद आप गैस वर्क करते हैं। तो मैंने जो है, मैं कई जो भी पेपर होते रहते हैं उनसे गो थ्रू करता रहता हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, कहीं के भी पेपर हों, किसी भी फील्ड से जुड़े हों जिसमें जनरल अवेयरनेस आती है। तो मैंने कई बार एक चीज़ देखी है कि यदि आप गैस वर्क करना चाहते हैं, वैसे तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप गैस वर्क करें, आप अच्छे से पढ़ के जाएं तभी करें, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप गैस वर्क अगर करना चाहते हैं, तो मैंने कई बार एग्जाम में देखा है कि जो लंबा ऑप्शन होता है ना, जो बड़ा ऑप्शन होता है, जैसे ये ऑप्शन आपने देखा ये काफ़ी बड़ा है, लंबा ऑप्शन कई बार सही होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें जो सबसे लंबा वाला ऑप्शन होगा, जिसकी वर्डिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि उस लंबे से ऑप्शन को बनाने में भी टाइम लगता है, तो हो सकता है कि वही राइट आंसर हो, है ना, तभी वो ऑप्शन में रखा गया हो। तो
कई बार मैंने ऐसा देखा है, ऑब्जर्व किया है कि वो आंसर सही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, पर कई बार देखा है। तो कभी अगर यदि आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। तब की बात कर रहा हूँ जब बिल्कुल ही आपको कोई आइडिया ना हो कि पेपर में क्या पूछा गया है और करना भी है, उस कंडीशन में मैं कह रहा हूँ। बाकी तो आप पढ़ के जाएं, वही सबसे बेस्ट रहता है। द RBI हैज़ अप्रूव्ड विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को मंजूरी दी है कि आप भी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो कस्टमर के डोर स्टेप पर, यानी कि उनके घर से ही उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको जानना चाहिए प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, जिन्हें कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तरह रजिस्टर्ड होती हैं अंडर द प्रोविज़न ऑफ ईदर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न और द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। बाकी फिर आप कोई भी जानना चाहिए कि डोर स्टेप बैंकिंग कौन कौन सी होती है, जैसे कैश पिकअप, कैश डिलीवरी, चेक पिकअप, चेक रिक्विजिशन स्लिप पिकअप, फॉर्म 15H पिकअप, डिलीवरी ऑफ ड्राफ्ट्स, डिलीवरी ऑफ टर्म डिपॉजिट एडवाइस, लाइफ सर्टिफिकेट पिकअप, KYC डॉक्यूमेंट्स पिकअप। तो ये सभी क्या है, आपकी डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज हैं। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जून 13। तो ये आप ये जो बच्चा देख रहे हैं आप, तो ये एल्बिनिज्म जो है इसको ये इसकी दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कलरलेस है, बिल्कुल। स्किन का भी आप कलर देख सकते हैं, हेयर का भी कलर दे सकते हैं। वो क्यों है, इसमें जानेंगे। तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये जून 13 को सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 में इसका थीम रहा यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हेयर्ड। तो देखिए, एल्बिनिज्म ये एक रेयर नॉन कंटेजियस जेनेटिकली इनहेरिटेड डिफरेंस है जो कि बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट रहता है। तो इसमें जो आपके हेयर, स्किन, आइज़, इनमें जो पिगमेंटेशन है यानी कि मेलानिन, इसकी कमी होती है, जिसकी वजह से जो सन है या फिर ब्राइट लाइट से आप वल्नरेबल रहते हैं, यानी कि अगर इसके संपर्क में जाएंगे तो दिक्कत होगी। और इसी के फलस्वरूप जो एल्बिनिज्म से जो ग्रसित होते हैं लोग, वो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं और स्किन कैंसर होने के काफ़ी चांसेस उनमें रहते हैं और इसकी कोई क्योर नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता। Who has been appointed as the ambassador of the India UK Culture Platform? भारत यूके संस्कृति मंच के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, AR रहमान। तो इंडिया यूके कल्चर जो प्रोग्राम है जिसका नाम है द सीजन ऑफ कल्चर, तो इसके अम्बेसडर बनाए गए हैं AR रहमान। और ये जो प्रोग्राम है द सीजन ऑफ कल्चर, ये लॉन्च किया गया जो ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर इंडिया में जैन थॉमसन के द्वारा। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जून 12। तो 12 जून को ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurated mega exhibition on nation building and central public sector enterprises in which city? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस शहर में राष्ट्र निर्माण और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर मेगा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गांधीनगर। तो गांधीनगर में महात्मा मंदिर में जो है इन्होंने मेगा एग्जीबिशन ऑन नेशन बिल्डिंग एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इसको लॉन्च किया है। किसने? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। अच्छा, बेंगलुरु, हैदराबाद, गांधीनगर, इनसे संबंधित बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। सबको एक जगह आप इनको लिख लीजिएगा। जब भी जैसे आप PDF वगैरह पढ़ रहे हैं, आज आपने मान लीजिए मई की पढ़ी, फिर आपने अप्रैल की पढ़ी, तो जहाँ भी आपको बेंगलुरु, हैदराबाद से संबंधित या फिर इस तरह करंट अफेयर देख लें, इंडिया का फर्स्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ, वर्ल्ड का फर्स्ट लॉन्च हुआ, उनको एक साथ लिखते चलिए। Who has topped the list of Forbes real-time billionaires from all over the world? Forbes real-time अरबपतियों की
दुनिया भर से सूची में सबसे ऊपर कौन है? सही आंसर एलन मस्क है, ऑप्शन बी। तो टेस्ला एंड स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं एलन मस्क, इन्होंने फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट को टॉप किया है। इनकी संपत्ति जो नेट वर्थ है वो है 207.7 बिलियन यूएस डॉलर। अच्छा, इनकी बात करें तो ये सभी लिस्ट है। बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली दूसरे पर है, तीसरे पर जेफ बेजोस हैं, फिर बिल गेट्स हैं, इसी तरह से लिस्ट है। और 6th पर मुकेश अंबानी है, 7th पर गौतम अडानी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस? बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है विनीत कार्निक। तो देखिए, स्पोर्ट्स मार्केटियर हैं विनीत कार्निक। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, और ये इंडिया की फर्स्ट एवर बुक है स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर, और इसको लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के द्वारा। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन MOU विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा द USA। तो यूनियन कैबिनेट ने एक MOU साइन किया है भारत की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, किसके साथ? इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव IAVI USA के साथ, जिसके तहत जो HIV है, TB है, COVID-19 है, तो इनको प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए नई इम्प्रूव्ड इनोवेटिव बायोमेडिकल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो है मिलकर डेवलप कर सके। हाल ही में हमने ये भी देखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को पीछे छोड़कर भारत का एक बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है फिस्कल ईयर 22 में। द नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL एंड विच IIT हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग नॉलेज ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग? राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और किस IIT ने राजमार्ग इंजीनियरिंग के ज्ञान को साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है IIT रुड़की। तो देखिए, NHIDCL और IIT रुड़की ने एक MOU साइन किया है, किस लिए? शेयरिंग नॉलेज ऑन इनोवेटिव आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग से संबंधित एक MOU यहाँ पर साइन किया है। Who has become the first Indian officer from railways to complete the grueling Ironman triathlon in Hamburg, Germany? हैम्बर्ग में आयरनमैन ट्रायलथन को पूरा करने वाले रेलवे के पहले भारतीय अधिकारी कौन बने गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा श्रेयस जी होसूर। तो देखिए, यहाँ पर इतिहास क्रिएट किया है श्रेयस जी होसूर ने। ये इंडियन रेलवेज के फर्स्ट ऑफिसर बने हैं जिन्होंने आयरनमैन ट्रायलथन, जो कि टफेस्ट सिंगल डे स्पोर्ट्स इवेंट माना जाता है पूरे विश्व में, इसको पूरा किया है। तो ये जो इवेंट है आयरनमैन ट्रायलथन, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? आपको एक ही दिन में 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करनी होती है, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होती है और 42.2 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। तो जो ये हैं श्रेयस, इन्होंने 13 आवर्स एंड 26 मिनट्स में ये सभी इवेंट्स पूरे किए हैं। कहाँ पर? हैम्बर्ग, जर्मनी में। Who won अजरबैजान ग्रां प्री 2022? अजरबैजान ग्रां प्री 2022 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा मैक्स वर्स्टैपन। तो मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं, नीदरलैंड से हैं, यानी कि डच हैं। इन्होंने अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रां प्री 2022 जीत लिया है। अच्छा, इस बार 2022 में जितने जो सीजन हुए कौन कौन से जीते इन्होंने? एमिलिया रोमैग्ना GP जीता, स्पेनिश GP, मियामी GP और सऊदी अरेबियन GP, ये इन्होंने जीते हैं। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूसली लेड बिटुमिनस लेन ऑफ 75 किलोमीटर इन विच टाइम फ्रेम ऑन द नेशनल हाईवे बिटवीन अमरावती एंड अकोला डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र। तो पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला जिलों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितने समय में 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई गई बिटुमिनस लेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 105 आवर्स एंड 33 मिनट्स। जानेंगे इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI
इसने अपने नाम एक नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज कराया है। आपको बता दें NHAI ने मात्र 105 घंटे और 33 मिनट्स में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट की सड़क बनाकर पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच मार्ग पर 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। Which of the following has been declared as the state butterfly of सिक्किम? निम्नलिखित में से किसे सिक्किम की राज्य तितली घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है ब्लू ड्यूक। तो सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं PS गोले, इन्होंने कहा है कि ब्लू ड्यूक, जिसे बासारोना दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, यह राज्य की स्टेट बटरफ्लाई होगी। तो देखिए ये दो कलर को रिप्रेजेंट करती है ब्लू ड्यूक, दो कलर की। एक तो ब्लू होता है इसमें जो कि स्काई को जो है डिपिक्ट करता है, साथ ही वाइट कलर भी इसमें होता है जो कि हिमालय की जो बर्फ़ की चादर से ढकी हुई जो माउंटेन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। बाकी सिक्किम के बारे में आपको जानना चाहिए। कैपिटल गैंगटॉक है, गवर्नर गंगा प्रसाद हैं और यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है इसमें 32 सीट्स हैं। देखिए जो सिक्किम है, मणिपुर है, मिजोरम है, इसमें कितनी, गोवा है, इनमें कितनी विधानसभा सीट्स हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा, पूछ लेते हैं एग्जाम में। बाकी सिक्किम से संबंधित स्ट्रैटेजी के आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि गुरु डोंगमार लेक काफ़ी फेमस है यहाँ पर, सिद्धेश्वर धाम है, सोंगमो लेक है, रुमटेक मोनेस्ट्री है, कंचनजंगा नेशनल पार्क तो आप सभी जानते ही हैं। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा जून 15। तो देखिए वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे WEAAD ये 15 जून 2006 को इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज़ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। तो 15 जून को मनाया जाता है और इस बार 2022 में इसका थीम है कॉम्बैटिंग एल्डर एब्यूज़। साथ ही आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग ये चल रहा है 2021 से 2030 के बीच में। विच बैंक हैज़ बीन एम्पैनल्ड एज द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ MRUP, the electronic trading platform introduced by the रबर बोर्ड? रबर बोर्ड द्वारा शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MRUP के आधिकारिक बैंकिंग भागीदार के रूप में किस बैंक को सूचीबद्ध किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा फेडरल बैंक। तो देखिए फेडरल बैंक को ये MRUP नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि रबर बोर्ड द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसी के लिए ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर नियुक्त किया गया है फेडरल बैंक को। रबर बोर्ड इसका हेड ऑफिस कहाँ है? कोट्टायम केरला में। तो ये जो MRUP है, MRUP या फिर MRUP जो भी आप कहना चाहें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सेलर्स एंड बायर्स को कनेक्ट करता है। नेचुरल रबर जो खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म ये है। तो सेलर्स एंड बायर्स दोनों यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी फेडरल बैंक के बारे में आप जानते हैं CEO श्याम श्रीनिवासन है, हेडक्वार्टर्स एलुआ कोची केरल में है, टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ नेशन बिल्डर्स सैलरी अकाउंट? किस बैंक ने नेशन बिल्डर्स वेतन खाता शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक नेशन बिल्डर्स सैलरी अकाउंट इसकी लॉन्च को अनाउंस किया है। ये क्या है? जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए एक कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है। इतना ही हमें इसमें जानना है, बाकी इसके क्या क्या फीचर्स हैं ये हमारे काम का नहीं। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए। CEO उदय कोटक है, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड $250 million लैंडिंग सपोर्ट फॉर हाई ग्रोथ टेक लेड स्टार्टअप्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत में उच्च विकास तकनीक के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए $250 मिलियन ऋण सहायता की घोषणा की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है HSBC इंडिया। तो देखिए HSBC इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो देश में स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में, तो उनको $250 मिलियन की जो है लैंडिंग ये प्रोवाइड कराएंगे। तो जो भी इस तरह के स्टार्टअप्स हैं हाई ग्रोथ वाले और जो टैक्स सेवी स्टार्टअप हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो उनको ये जो है सहायता प्रोवाइड कराएगा लैंडिंग की, यानी कि लोन देने की। बाकी आपको जानना चाहिए HSBC इंडिया के CEO हितेंद्र दावे हैं और इसका इंडिया में हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ R
सुब्रमण्य कुमार एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में आर सुब्रमण्य कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा आरबीएल बैंक। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आर सुब्रमण्य कुमार हैं, इनको आरबीएल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है और ये नियुक्ति 3 साल के लिए रहेगी। बाकी आरबीएल बैंक के बारे में आप जानते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है अपनों का बैंक। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ACB 14400 टू रिपोर्ट करप्ट ऑफिशियल विद प्रूफ? भ्रष्ट अधिकारी को सबूत के साथ रिपोर्ट करने के लिए किस राज्य सरकार ने ACB 14400 इसको लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर जो करप्शन है उसको टेम करने के लिए, उसको जो है कम करने के लिए चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है ACB 14400। तो ये ऐप डेवलप की गई है एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा, और यदि किसी भी ऑफिशियल्स के खिलाफ कोई कंप्लेन है तो इस ऐप के थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी आंध्र प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल अमरावती है, गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश से संबंधित हमने एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये पढ़ा था कि कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में जो CM जगनमोहन रेड्डी हैं, इन्होंने वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। What is the name of the e-book launched by the Income Tax Department? आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई ई-बुक का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है प्रतिध्वनि। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस है डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़, इन्होंने एक ई-बुक लॉन्च किया जिसका टाइटल है प्रतिध्वनि। कहाँ पर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का न्यू दिल्ली में एक इवेंट था, वहाँ पर प्रतिध्वनि ई-बुक को लॉन्च किया गया। आपको बता दें, प्रतिध्वनि का मतलब है रेजोनेंस। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के चेयरपर्सन है संगीता सिंह। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर इमर्ज्ड विनर इन द नॉर्वे ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट? नॉर्वे ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट में कौन सा भारतीय ग्रैंड मास्टर विजेता बना? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा आर प्रगनंदा। तो इनका नाम आपने सुना ही होगा, बहुत ही दमदार चेस प्लेयर हैं आर प्रगनंदा। चेन्नई तमिलनाडु भारत से आते हैं और ये नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है। हाल ही में हमने ये भी पढ़ा था कि इन्होंने रेजविक ओपन चेस टूर्नामेंट ये भी इन्होंने ही जीता था। अप्रैल का है शायद ये करंट अफेयर, ये हमने हाल ही में पढ़ा था। नेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड हुज टेन्योर हैज़ बीन कर्टेल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए जिनका कार्यकाल गृह मंत्रालय द्वारा घटा दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा आशीष गुप्ता। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड है, इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आशीष गुप्ता, इनका जो कार्यकाल है उसको यहाँ पर जो है घटा दिया है, यानी कि समाप्त कर दिया, क्योंकि ये सितंबर में रिटायर होने वाले थे। इनका टेन्योर जो है सितंबर तक होने वाला था और अब इनको जो BSF में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है। नेट ग्रिड में ये 8 साल जो है सर्व कर चुके हैं और सितंबर में इनका टेन्योर पूरा होने वाला था। बाकी आपको जानना चाहिए नेट ग्रिड के बारे में। सबसे पहले 2009 में इसकी जो है परिकल्पना की गई थी कि एक इस तरह की एजेंसी हो जो कि इमिग्रेशन, एंट्री, एग्जिट और बैंकिंग एंड टेलीफोन डिटेल्स जो होती हैं, जो सस्पेक्टेड जो टेररिज्म वगैरह जो टेररिज्म होता है, टेररिज्म से एक्टिविटी से संबंधित हो, ठीक है, तो उनका जो भी डेटाबेस है वो नेट ग्रिड के पास रहेगा। एक ऐसा सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जहाँ पर हर तरह का डेटाबेस जो भी आतंकी गतिविधियों से संबंधित हो, ठीक है, और इंटरनेशनल आतंकी संबंधित हो, टेररिज्म से संबंधित हो, तो उसका डेटाबेस यहाँ पर रहेगा। और ये डेटाबेस जो है 11 सेंट्रल एजेंसीज के साथ अवेलेबल करेगा नेट ग्रिड। इनमें जो है आपका IB भी है, रॉ भी है, और जो स्टेट्स की पुलिस है उनके साथ भी ये डेटा जो है शेयर रहेगा। बाकी आपको जानना चाहिए 3 मई 2022 को ही जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने नेट ग्रिड्स डेटा रिकवरी सेंटर को बेंगलुरु कर्नाटक में इनोग्रेट किया था। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 121, 121। तो देखिए, भारत की जो रैंक है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इसमें जो है गिर गई है। लगातार
तीसरे साल जो है भारत स्लिप हुआ है इस रैंकिंग में। तो भारत की यहाँ पर 2022 में 163 में से 121वीं रैंक है। आपको बता दें 2020 में 117वां थी, फिर 2021 में 120वीं रैंक हो गई और अब हो गई है 121। तो ये जो रिपोर्ट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN में जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा पब्लिश की जाती है। अच्छा, भारत यहाँ पर जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें 17 में से 11 में जो है मेजर चैलेंजेस फेस कर रहा है। ठीक है, उनको जो है सही ढंग से पूरा करने में जो है असमर्थ सा लग रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। बाकी आप जानते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं। साल 2015 में इनको सेटअप किया गया था। Who has been assigned additional responsibility as प्रसार भारती चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मयंक कुमार अग्रवाल। तो देखिए, जो दूरदर्शन के जो न्यूज़ डायरेक्टर जनरल हैं मयंक कुमार अग्रवाल, इनको प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में एडिशनल चार्ज दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि अब तक जो प्रसार भारती के CEO रहे शशि शेखर वेम्पति, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। Who has been appointed as the director of the Asia and Pacific Department of the International Monetary Fund? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कृष्णा श्रीनिवासन। तो इंडिया के कृष्णा श्रीनिवासन, इनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट है यहाँ पर डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। और इनसे पहले कौन थे? चांगयोंग री। तो इनका रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस कर दिया, उनके बदले कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। तो एक और भारतीय जो कि किसी इंटरनेशनल एजेंसी में जो है नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, आपको जानना चाहिए जो श्रीनिवासन है ये एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हैं, अभी इसी में ही, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में डिप्टी डायरेक्टर हैं ये। अच्छा, इसी तरह करंट अफेयर्स हमने पहले भी देखे, फिर से देख लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमिस्ट जयति घोष, इनको UN एडवाइजरी बोर्ड ऑन मल्टीलैटरल्स में अपॉइंट किया गया। अरुणभा घोष, इन्हें UN चीफ द्वारा जो हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप है नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट्स, इस ग्रुप में शामिल किया गया। एक हमने पढ़ा था कि इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन शेख, इन्हें WTO की जो कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड है इसका अध्यक्ष चुना गया। और बिल्कुल रिसेंटली हमने देखा कि UN चीफ गटरेस ने जो है इंडियन डिप्लोमेट अमनदीप सिंह गिल को अपना एनवॉय नियुक्त किया है टेक्नोलॉजी पर। हिज एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के विषय पर अपना एनवॉय यहाँ पर नियुक्त किया है अमनदीप सिंह गिल को। तो ये सभी हम MCQ फॉर्मेट में कर चुके हैं, यहाँ पे आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंडियन कैप्टन सुनील छेत्री कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स इन इंटरनेशनल फुटबॉल? स्टैंड अप इंडिया स्कीम was launched on 5th April 2016 and extended up to which year? Which country has suspended a 2 decades old friendship treaty with Spain after Madrid reversed decades of neutrality in the Western Sahara dispute? और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, which country scored the lowest among 180 countries in the Environment Performance Index 2022 published by researcher from Yale and कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़? तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।